हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। आज की इस क्लास में हम पीसीएस मेंस के लिए एस्से शुरू करेंगे। एस्सेस का मॉड्यूल आपको बहुत यूजफुल है। 150 मार्क्स का एस्से आएगा एंड ट्रस्ट मी, so many students write their very first essay in the exam itself, which is a very suicidal practice। तो आपने पिछले बहुत महीने से बहुत पढ़ाई की है, आपका प्रीलिम्स का पीसीएस प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है। So woods are lovely, dark and deep, but you guys have promises to keep, so miles to go before you sleep। आपने हार्ड वर्क को अब अपना इंक्रीज करना है, एक्सेलरेट करना है। रिलैक्स नहीं हो जाना कि प्रीलिम्स में मेरे 250 बन गए, 260 बन गए। नाउ इज द टाइम व्हेन यू गिव योर बेस्ट। नेक्स्ट फ्यू मंथ्स गो एंड राइट योर बेस्ट मीन्स, और आपका फिर इंशाल्लाह आपको इंटरव्यू कॉल आएगी। ये जो मॉड्यूल है, this module is going to be equally useful for those who are hopefully going to write UPSC mains this year as well, and for that matter any year। तो अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आई एम होपिंग कि अगली कुछ क्लासेस में हम आपको एस्से से रिलेटेड कुछ राइटिंग स्टाइल, कुछ टेक्निक्स, कुछ कॉमन मिस्टेक्स, इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसमें क्या है कि अदरवाइज मैं अगर आपसे पूछूं कि जो ये सर्विस कमीशन होते हैं, चाहे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, अब हरियाणा HCS का एग्जाम आया है, ऑल ऑफ यू शुड फिल दैट फॉर्म। हरियाणा सर्विस कमीशन, UPSC, ठीक, मदर ऑफ अस ऑल, ये जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं ये ऑलरेडी प्रीलिम्स पूछ चुके होते हैं। फिर ये मेंस में भी आपकी इतनी सारी इंफॉर्मेशन, नॉलेज बेस है ना, ये सब कुछ चेक कर चुके होते हैं। फिर ये आपसे ऐसे लिखवाते ही क्यों है? इसका एक रीजन है। ऐसा बोलते हैं कि द आर्ट ऑफ राइटिंग इज द आर्ट ऑफ डिस्कवरिंग हु वी आर। एक फ्रेंच लिटरेरी रियलिज्म के एक बहुत बड़े मतलब राइटर हुए हैं, गुस्तावो फ्लॉबर्ट। वो बोलते हैं कि द आर्ट ऑफ राइटिंग इज द आर्ट ऑफ डिस्कवरिंग हु वी आर। होता क्या, अगर आपने ध्यान से देखा हो, चाहे वो UPSC का एग्जाम देखा हो मेंस का, या किसी भी स्टेट सर्विसेज का, हैव यू नोटिस्ड वन थिंग कि एस्से के लिए आपको इतना टाइम मिलता है कि आप अच्छे से अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करके अपने व्यू पॉइंट्स लिख सको। ना तो आपको इतना ही टाइम मिलता है कि इट्स अ नेवर एंडिंग फिनोमिना कि आपके पास 10 घंटे हैं और आराम से सोच सोच के लिखो। ना अनलाइक मेंस ऐसा होता है कि आपको लगता है कि मैं जल्दी से आंसर को खत्म करूं और अगले पे जल्दी से मूव करूं एंड सो ऑन। एवरेज आपको 6 मिनट के आसपास एक आंसर लिखना होता है मेंस में। यहाँ पे the timeline given to you, the time allotted to you to write the to write the essay, it's so much that one can pour out the heart and the mind impromptu। जो आपके अंदर का दिल है, जो आपके दिमाग है, जैसा आप सोचते हो, जो आपकी पर्सनैलिटी है, वो बाहर निकल के आए। क्लियर? तो इस वजह से essay is not just about writing quotes। ऐसे इज नॉट जस्ट अबाउट राइटिंग मल्टीपल डायमेंशंस। जी मेरे को ऐसे आया था यूनिवर्सल बेसिक इनकम के ऊपर, मैं सारे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स लिखाया और मेरा ऐसे हो गया टड़ा। देयर इज मच मोर टू एन ऐसे देन दिस। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट, आपका वैल्यू सिस्टम, आपका कोर, वो सब कुछ निकल के आता है ऐसे में। इनफैक्ट आपने शायद बड़ी बार सुना होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये क्लेम करते हैं कि वो हैंड राइटिंग देख के कि चलो जी ये पर्सन है, ये ऐसे करके अपने साइन करता है, तो इसकी पर्सनैलिटी के कुछ ट्रेट्स बताए जाते हैं। सुना होगा आपने। अदरवाइज जो लेटर्स ऑफ एन अल्फाबेट है वो तो सबके लिए सेम है, ए ऐसे लिखा जाता है और ए ऐसे लिखा जाता है, पर डिपेंडिंग ऑन कौन सा पर्सन उसको कैसे लिख रहा है, somebody out there can at least try to judge the personality। तो यू कैन वेल इमेजिन कि अगर आपके सिर्फ सिग्नेचर से आपकी पर्सनैलिटी जज की जा सकती है, तो अगर आप 3000, 4000, 5000 वर्ड्स लिख रहे हो तो फिर उससे तो कितना कुछ डिकोड किया जा सकता है आपके बारे में। तो सबसे पहले हमें यही समझना है कि आप ऐसे किस चीज के लिए लिख रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए। बिफोर अंडरस्टैंडिंग द पर्पस ऑफ द एसे आप अच्छा एसे नहीं लिख पाओगे। आप खुद सोचो, आपको मान लो 200 वर्ड्स लिखने हो कोरा के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर तो बहुत ही कम अलाउ करता है, चलो जितने भी अलाउ करता है उतने लिखने हो। वहां पे आपको एक राइटिंग स्टाइल चाहिए।
कोरा पे, ताकि लोग उसको ढंग से पढ़ें, फेसबुक पे आपके लोग, आपके फ्रेंड्स वो उसको लाइक करें। सिमिलरली अगर आपको कोई जर्नल लिखना है, अगर आपको कोई रिसर्च पेपर लिखना है, ऑल ऑफ अ सडन यू नो दैट यू नीड टू हैव ओरिजिनल, ऐसा आपके पास डेटा होना चाहिए, साइटेशंस होनी चाहिए अच्छी अच्छी, आपके पास में रेलेवेंट स्टडीज होनी चाहिए। क्लियर? सिमिलरली आपको अगर लिखना है मान लो किसी पॉलिटिकल प्रोग्राम के लिए, नाउ आपके पास में एक अच्छी अच्छी बातें बोलने के लिए होनी चाहिए। तो पॉइंट मेरा कहने का क्या है कि आपको सबसे पहले ये तो पता हो कि यार ये जो मैं 400 वर्ड्स 500 वर्ड्स से लेकर 4000 5000 वर्ड्स लिखता हूं, ये किस चीज के लिए लिखता हूं मैं। इवेंचुअली हम ना एसे को एक स्टैंड अलोन, एक मोनोलिथ सा चीज मान लेते हैं कि एक एसे है, उसको हम ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में नहीं लेते हैं कि एसे फॉर सिविल सर्विसेज। तो सबसे पहले आपको ये पता हो कि जब आप एसे लिख रहे हो सिविल सर्विसेज के लिए, आपके एसे में वो पर्सनैलिटी निकल के आनी चाहिए जो एक आइडियल सिविल सर्वेंट में होनी चाहिए। एंड यू शुडंट फेक इट, यू कांट फेक इट। इनफैक्ट जो एग्जामिनर है वो बता देगा कि आप कितना सही, हाउ मच डू यू एक्चुअली बिलीव इन व्हाट यू आर राइटिंग। बट आपको एसेंशियली क्लियर होना चाहिए कि जो मैं एसे लिख रहा हूं इसमें मेरी वो एक आइडियल सिविल सर्वेंट की पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। क्लियर? तो हम सबसे पहले तो यही देखेंगे कि कौन सी वैल्यूज हैं जो आपके आंसर में निकल के आनी चाहिए। सिर्फ पर्सनैलिटी से मतलब सिर्फ आइडियल लेवल पे नहीं है कि आप सिटीजन सेंट्रिक हो कि नहीं, आप लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में सोचते हो कि नहीं। आप ये सोचो कि जिस दिन आप सिविल सर्वेंट बनेंगे उस दिन आपके पास जो मैक्सिमम इंस्ट्रक्शंस आएंगी वो रिटर्न में आएंगी। जो आप ऑर्डर्स पास करोगे most of them are going to be in written format as well, in fact all of them for that matter. Now think about it, अगर आपके राइटिंग स्टाइल में कोहेरेंस नहीं है, अगर आपको लीगल टेक्स्ट अच्छे से लिखना या पढ़ना नहीं आता, आप कैसे अच्छे सिविल सर्वेंट बनेंगे? सो जो एसे है बच्चे, इसका एसेंशियल पर्पस क्या है कि जो आपके अंदर बेसिक क्वालिटीज हैं कि नहीं है। व्हाट इज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स इंटेग्रिटी, व्हाट इज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच, व्हाट इज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स इन जनरल एकेडमिक राइटिंग, वो सब भी आपकी टेस्ट होती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऐसे एग्जाम्स में आते कितने तरीके के हैं। एज हम इसमें ना बहुत सारे, इस मॉड्यूल में हम आपको वो सब भी करवाएंगे कि यूनिवर्सल सिविल को यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रोज एंड कॉन्स, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, लॉ कमीशन क्या कहती है, क्या क्या हुआ था हिस्ट्री में, सिमिलरली यूनिवर्सल बेसिक इनकम, या जितने भी इशूज चलते हैं फार्म बिल से लेके। बट टू मी ऐसे मॉड्यूल इज नॉट अबाउट समबडी शोइंग अप और उन्होंने बोल दिया कि चलो जी ऐसे के लिए मैं आपको पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, ये एग्जाम में लिखाना, या ऐसे ये मैंने डिक्टेट कर दिया आप एग्जाम में इसको लिखाना। वो तो मेरा ऐसे हुआ। टूरिज्म के बारे में मैंने आपको 50 पॉइंट दे दिए एंड दैट्स इट, ऐसे खत्म, ऐसा नहीं होता। वो भी देना चाहिए, स्टूडेंट्स को नॉलेज भी इंपार्ट करनी चाहिए, बट यू शुड प्रैक्टिस राइटिंग। हम आपको कुछ चीजें बता सकते हैं। आफ्टर रीडिंग हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ एसेज ओवर द लास्ट 10 years, हमें क्या चीजें अट्रैक्ट की हैं, सभी जो एग्जामिनर्स हैं जो भी एसेज पढ़ते हैं, क्या चीजें अच्छी लगती हैं, क्या चीजें पूरा ऐसे भी ना पढ़ पाए ऐसा कर देती है हमें कि यार यू नो व्हाट, आई डोंट वांट टू रीड दिस होल लाइक पीस ऑफ पेपर, ये मेरे से पढ़ा ही नहीं जा रहा। वो सब चीजें हम आपसे शेयर करेंगे, आपको बहुत फायदा होगा। तो आइदर राइट समथिंग वर्थ रीडिंग और डू समथिंग वर्थ राइटिंग। या तो लाइफ में कुछ ऐसा करो कि लोग आपके बारे में लिखे, या फिर आप जब आप लिख रहे हो तो कुछ ऐसा लिख के आना वहां पे कि लोग उसको अच्छे से पढ़ें। तो सबसे पहले अगर आपने पैटर्न देखा हो, 2 टाइप के एसेज हमें प्राइमरीली आते हैं। एक है थोड़ा सा मैटर ऑफ फैक्ट ऐसे, जैसे से मान लो आपको ऐसे आ गया अगेन ये थोड़ा फारफेच टॉपिक है, बट से साइंस एंड टेक का आप लगा लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आपको ऐसे आ गया। अब इसमें आपको बहुत सारी चीजों का पता होना चाहिए, हालांकि इसमें भी फिलोसॉफिकल एंगल है। इससे बेटर मैं आपको बताता हूँ, 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग के ऊपर आपको बस उन्होंने लिख दिया कि ऐसे लिखो, छोटा सा ऐसे। आपको पंजाब पीसीएस में तो एक इंग्लिश में भी ऐसे आएगा, इफ यू नो, कि एक इंग्लिश में ऐसे आएगा, एक पंजाबी में ऐसे आएगा, और 3 ऐसेज आएंगे जो ऐसे मॉड्यूल के अंदर आएंगे। अब 3D प्रिंटिंग में मैं लिख के आता हूं कि हम एक 3D प्रिंटिंग खरीदें, 3D प्रिंटर, उससे हम एक 3D प्रिंटर बनाएं
और फिर वो वाला 3D प्रिंटर वापस कर रहे, ठीक। तो पॉइंट इज दिस कि एक तो ऐसा है कि थोड़ा सा रियल लाइफ टॉपिक्स के ऊपर ऐसे आ सकता है आपको, जिसमें यूनिवर्सल बेसिक इनकम ही एक पॉइंट लगा लो, अभी हम उसके बारे में बात कर रहे थे। सिमिलरली जीएसटी, ठीक। सिमिलरली इंडिया के बॉर्डर डिस्प्यूट्स आया हुआ है यूपीएससी में थोड़े टाइम पहले। अब मैं जैसे बॉर्डर डिस्प्यूट्स का ही एक पॉइंट लेता हूं, इसमें मुझे पता है दैट आई हैव टू स्टार्ट ऑल द वे, मतलब नॉट नेसेसरली इन दिस ऑर्डर, पर मुझे पता है कि यार मैं इसमें ना सर क्रीक का इशू लिख के आऊंगा, मैं इसमें पीओके का इशू लिख के आऊंगा, सियाचिन का इशू लिख के आऊंगा, महाकली रिवर का नेपाल के साथ इशू लिख के आऊंगा, चुम्बी वैली वाला जो प्रॉब्लम चल रही है उसका लिख के आऊंगा। दिस डेज तो अब ये भी हो गया, गालवन वैली वाला इशू हो गया। फिर अरुणाचल प्रदेश में जो चाइना प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो लिख के आऊंगा। फिर उसके बाद में बांग्लादेश के साथ जो हमारे इशू चलते रहते हैं वो लिख के आऊंगा। देन यहाँ पे आगे कच्छ थी वो आइलैंड के बारे में लिख के आऊंगा। इस तरह से आप बॉर्डर डिस्प्यूट्स का आपको पता है कि दीज आर दी थिंग्स, इन इश्यूज के बारे में मैं डिटेल में लिखूंगा। मैं सियाचिन मेंशन करूंगा NJ9814, सर क्रीक जब मैं मेंशन करूंगा 2 लाइंस, ठीक, और थालवेक प्रिंसिपल लिख के आऊंगा। एंड देन सिमिलरली सारी चीजों के ऊपर जब मैं रेलेवेंट चीजें फैक्ट लिख के आऊंगा, एग्जामिनर भी उसको डिस्प्यूट नहीं करेंगे क्योंकि वो फैक्ट्स हैं, दे आर फॉर एवरीवन आउट देयर। ये तो हो गया एक टाइप का ऐसे, जिसके लिए आपको चाहिए कि कोई आपको पढ़ाए, कोई आपको ये सारे टॉपिक्स करवाए, कोई आपको ये सारी नॉलेज इंपार्ट करे, और आप खुद भी न्यूज़पेपर पढ़ो, बुक्स पढ़ो। ये आपका काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन बेस्ड ऐसे होता है, इसमें भी मार्क्स अच्छे आते हैं। एक हो गया बच्चे, दूसरा मेटाफिजिकल फिलोसॉफिकल ऐसे। क्लियर? यूपीएससी ने 2018 में काफी पूछे थे, आपको याद होगा। ऐसे वाले एसेज यूपीएससी में पूछे थे कि कस्टमरी मोरालिटी कैन नॉट बी अ गाइड टू मॉडर्न लाइफ, या दूसरा ऐसे था, अ पीपल दैट वैल्यू इट्स प्रिविलेजेस अबव इट्स प्रिंसिपल्स लूजेस बोथ, या एक ऐसे 2018 में ही था, रियलिटी डज नॉट कंफर्म टू द आइडियल बट कंफर्म्स इट। अब ये सब क्या है? यहां पे आपकी पर्सनैलिटी चेक की जा रही है, यहां पे आपके अंदर का प्रोफाउंड लेवल, आप कितना प्रोफाउंडली सोचते हैं, प्रोफंडिटी, कितनी आपके आइडियाज में डेप्थ है, हाउ मच डू यू एवर सिट डाउन एंड कंटेम्पलेट अबाउट ऑल द वैल्यूज जो हमें दी जाती है, वो सब चीजें चेक की जाती हैं। तो यहाँ पे, या इसमें एक सिंपल टॉपिक्स भी आ सकते हैं आपको मेटाफिजिकल में, जैसे एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, आई थिंक देयरफॉर आई एम, डू ऑन टू अदर्स व्हाट यू वांट देम टू डू टू यू, एंड देन सो ऑन। ये सब हम करवाएंगे, पर मेरा कहने का पॉइंट क्या है कि आप लोगों को ये समझना है कि सिर्फ पॉइंट्स इकट्ठे करके टूरिज्म का एस्से तैयार कर लिया, एजुकेशन का एस्से तैयार कर लिया, फार्म बिल का एस्से तैयार कर लिया, बिकॉज आई हैव गॉट सो मेनी पॉइंट्स रिटन इन फ्रंट ऑफ मी, आपके पास सिर्फ फॉर्डर तैयार हुआ है बॉडी अच्छी लिख के आने का। इन माई, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, whatever little I have, I don't think that is sufficient to write a decent essay. अच्छा essay वो होता है जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। आप देखो ना, एक शायर में और एक आम आदमी में क्या फर्क है? आम आदमी बोलता है कि ये दिल दीवाना है, शायर बोलता है ये दिल दीवाना है, दिल तो दीवाना है, दीवाना दिल है ये। उसमें वो बहुत सारे एक्सप्रेशंस ऐड करता है, उसी चीज को वो अच्छे से दिल से, दिमाग के साथ साथ में दिल से भी लिखता है। सो दैट्स व्हाट आई वांट यू टू डू एज वेल। आप स्टार्ट करेंगे हमारे साथ मॉड्यूल, तो आप अपनी चॉइस का, नाउ दैट यू नो कि मैं क्या बोल रहा हूँ व्हेन आई से मैटर ऑफ फैक्ट एंड व्हेन आई से मेटाफिजिकल या फिलोसॉफिकल एस्से, आप अपनी चॉइस का एक एस्से उठा लीजिए, कोई भी एक एस्से। It could be fiscal federalism for somebody, it could be universal basic income for somebody, it could be subsidies, it could be COVID and its consequences on economy। कोई भी इशू आप एक अपना ये वाला उठा लीजिए, और एक आप उठा लीजिए फिलोसॉफिकल इशू, जस्टिस से रिलेटेड, लिबर्टी से रिलेटेड, इक्वालिटी से रिलेटेड, वुमेन इशू से रिलेटेड, एंड देन सो ऑन। आप आज अपना पहला एस्से अपने पास ही रखिए, आप लिखिए, यू शुड राइट 1 एस्से ईच, ज्यादा बड़ा मत लिखिए, चाहे यू राइट 500 वर्ड्स हियर एंड 500 वर्ड्स हियर।
ये मॉड्यूल जो फ्री ऑफ कॉस्ट है अदरवाइज भी, आप इसको पूरा अटेंड कीजिए। इसके बाद आई वुड सजेस्ट कि आप इन्हीं चीज़ों के ऊपर, जैसे ही हमारा मॉड्यूल खत्म होता है, ऐसी छोटी छोटी आपको कुछ वीडियोस देंगे, जैसे ही हमारा मॉड्यूल खत्म होता है आई वुड सजेस्ट कि आप इन्हीं 2 टॉपिक्स के ऊपर दोबारा ऐसे लिखिए। आई एम होपफुल, आई स्ट्रांगली फील कि आपको खुद फील होगा कि आपका राइटिंग स्टाइल में कुछ इंप्रूवमेंट्स आई हैं। अब हियर इज द थिंग, अब यहां से ना, अब हम आपको प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ा रहे। प्रीलिम्स में क्या हो जाता था कि से आपने पूछा सर सस्पेंसिव वीटो प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर है, हमने बोल दिया नहीं है, आपने बोला सर है, चलो जी हमने चेक कर लिया और बात खत्म होगी। बिकॉज जो सस्पेंसिव वीटो डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, ये एक फैक्ट है जो आपके और मेरे लिए अलग अलग नहीं हो सकता। ठीक, साइंस आप पढ़ रहे हो, एपोजी पोजीशन पेरिजी पोजीशन में कंफ्यूजन है, तो वो हम चेक कर लेते हैं और हमें एक सिंगल कंक्लूजन पे आ जाते हैं। अब जब हम आपको मेंस के लिए पढ़ा रहे हैं तो बहुत सारे व्यू पॉइंट्स पढ़ाए जाएंगे, बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स पढ़ाए जाएंगे, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स भी बताई जाएंगी जो शायद किसी बच्चे को सही नहीं लगे। तो आपको जो जो काम का लग रहा है वो अपने पास रख लेना है। जो आपको लगेगा कि नहीं ये मेरे ऊपर अप्लाई नहीं होता या मेरे काम का नहीं है, उसको आपने इग्नोर कर देना है। एक कोई सिंगल स्ट्रेटेजी एग्जिस्ट नहीं करती है, कोई सिंगल एस्से भी एग्जिस्ट नहीं करता है कि लो जी एक टॉपिक था, लेट्स टेक स्टेट्स एंड सेंटर के किसी इशू पे लगा लीजिए, फेडरलिज्म पे लगा लीजिए। कोई ऐसा एक सिंगल एस्से एग्जिस्ट नहीं करता कि ये सीबीएन ने लिख दिया ये परफेक्ट एस्से है, कोई इससे बेटर नहीं लिख सकता। एंड दैट्स ट्रू फॉर एवरी एस्से आउट देयर, आपके लिए भी यही ट्रू है। तो आपको जो अच्छा लगेगा वो आपने रख लेना है, जो आपको अच्छा नहीं लगेगा वो आपने छोड़ देना है। अब सबसे पहले हम वापस आते हैं, अब एस्से में हम आपको करवाएंगे क्या। आज मैं आपसे एक बेसिक सा एक ओवरव्यू डिस्कस कर रहा हूं कि हमें एस्से में क्या क्या चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है बिफोर राइटिंग एनी एस्से। ये सब पे अप्लाई होता है। द प्रिंसिपल दैट आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे वो सब पे अप्लाई होता है, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग दैट एवरीबडी वॉचिंग दिस वीडियो इज होपिंग टू राइट यूपीएससी मेंस और स्टेट सर्विसेज मेंस। क्या है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर मुझे यूट्यूब के किसी वीडियो का थंबनेल लिखना है तो मुझे अब कुछ क्लिक बेट लिखना है कि बच्चों को क्लियरली पता लग जाए कौन सा कोर्स, कौन सा लेक्चर, कौन सा क्या। सिमिलरली मुझे कोरा पे कोई पोस्ट लिखनी है तो जो पर्सन ने क्वेश्चन पूछा उसका एक कंसाइज सा अच्छा आंसर मिल जाए। तो पॉइंट अगेन वही कि मुझे पर्पस क्लियर हो। सबसे पहले आपको पर्पस पता होना चाहिए कि आपके एस्से का पर्पस क्या है। वो ये है कि यू आर राइटिंग एन एस्से फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम, सो यू मस्ट एम टू एक्सप्रेस क्लियरली टू द एग्जामिनर दैट यू आर द मोस्ट सुटेबल बॉय फॉर द जॉब और गर्ल फॉर द जॉब। आपके पास आपके एस्से के थ्रू उसको पता लगे कि हाँ ये आई वुड वांट दिस स्टूडेंट टू बी इन इंडियन सिविल सर्विसेज। अब वो क्या क्वालिटीज है, क्या क्वालिटीज हैं जो आपके एस्से में रिफ्लेक्ट करें जिससे उसको लगे कि हाँ ये बच्चा अच्छा एस्से, नॉट ओनली अच्छा एस्से लिखा है पर इसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी है, वो इन्विजन कर सके कि कैसा बच्चा होगा ये। सबसे पहली चीज क्वालिटीज में नॉलेज। जिसको नॉलेज नहीं है इन मोस्ट केसेस वो एस्से तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। बट स्टिल आपको अच्छे से हर एक टॉपिक की, आप साल 2 साल तैयारी करते हो, आपको नॉलेज होनी चाहिए। और आपको नॉलेज कैसे होती है? न्यूज़पेपर पढ़ के। यहाँ पे देर एग्जिस्ट हार्डली एनी क्लास टेकन बाय मी पर्सनली और अदरवाइज फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट जहाँ पे हम न्यूज़पेपर रीडिंग पे हम फोकस नहीं करते। आपको न्यूज़पेपर पढ़ना और वो आपने पढ़ना है। हमने न्यूज़पेपर की समरी बना दी, पर्सन बी ने समरी बना दी, सी ने समरी बना दी। दैट इज़ अ वेरी वाइकेरियस वे ऑफ स्टडिंग कि भाई आप मेरे लिए न्यूज़पेपर पढ़ दो, आप मुझे बता दो इसमें से 4 काम की चीज़ें, फिर उसमें से भी आप देख लो कि आप मुझे आज PDF में उन 4 में से कौन सी 2 चीज़ें लिख के देना चाहते हो, मैं वो पढ़ लूँगा। दिस इज़ नॉट हाउ यू आर सपोज टू, लाइक दिस इज़ नॉट द राइट एटीट्यूड। न्यूज़पेपर पढ़ना होता है। जिसको 2 घंटे लगते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने में वो 2 घंटे पढ़े, जिसको 3 लग रहे हैं अभी वो 3 पढ़े, जिसको 1 घंटे में 45 मिनट में पढ़ा जाता है वो उतना पढ़े। पर न्यूज़पेपर इंडिस्पेंसेबल है। जिसको 2 घंटे लग रहे हैं उसको 1 महीने में 45 मिनट्स 1 घंटा लगेगा, जिसको 3 लग रहे हैं उसको 2 महीने में 2 घंटे लगेंगे। बट क्योंकि हर रोज कुछ नया थोड़ी आ जाएगा, धीरे 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 यू विल बी एबल टू स्किप एंड स्किम थ्रू दी न्यूज़पेपर। पर ये पढ़ना आपने होता है। हाँ, पुराने टाइमों में आपको उनके नोट्स भी बनाने पड़ते थे बहुत ज़्यादा। टुडे
देर आर सो मैनी इंस्टीट्यूट्स आउट देयर हु आर डूइंग दैट हार्ड वर्क फॉर यू। कोई समरी बना देता है, कोई एडिटोरियल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख के दे देता है, तो वहां तक तो हेल्प ठीक है। सी ऑल दीज मॉड्यूल्स जो आपको मिलते हैं, करंट अफेयर्स मॉड्यूल्स, दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट फॉर अ रीजन, बिकॉज वो सप्लीमेंट है भाई। जैसे जिम में होता है ना कि आप खाना थोड़ी खाना छोड़ देते हो कि अब मैं वे प्रोटीन खाने लग गया, बट वो सप्लीमेंट करेगा आपकी प्रोटीन डेफिशिएंसी। सिमिलरली यहाँ पे आप नोट्स, न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं छोड़ो। आप जब अब न्यूज़पेपर पढ़ो एस्से के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप थोड़ा सा और देखा करो कि ये एक्सप्रेशन कैसा है। कैन आई ऑल्सो राइट इट इन सिमिलर मैनर? फॉर एग्जाम्पल, इंडियन एक्सप्रेस में रिसेंटली एक आर्टिकल, मान लो कोई हर रोज आता है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि इंडियन एक्सप्रेस में रिसेंटली एक आर्टिकल था। वो आर्टिकल ही कैसे स्टार्ट हुआ कि किसी एक छोटी सी बच्ची की स्टोरी की से, मान लो ज्योति, a 12-year-old girl from Jalandhar is doing this, she goes to, like, मान लो मैंने स्टोरी बना दी कि ज्योति एक 12 साल की लड़की है जलंधर की, और वो स्कूल में डेली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, डिसिप्लिन बच्ची है, अच्छा पढ़ती है, लेकिन एक दिन फिर वो ज्योति स्कूल नहीं जाती, फिर अगले दिन भी नहीं जाती, उससे नेक्स्ट डे भी नहीं जाती। टीचर इंक्वायर करता है तो पता लगता है कि ज्योति के भाई ने स्कूल छोड़ दिया, इसलिए अब ज्योति को भी उसके घर वालों ने स्कूल से हटा दिया। इस एनेक्डोट से फिर वो राइटर यहाँ पे पहुंच जाता है कि देर आर लाइक मिलियंस ऑफ ज्योतिस आउट देयर हु जस्ट हैव टू क्विट स्कूल जस्ट बिकॉज उनके ब्रदर्स ने स्कूल छोड़ दिया। और यहाँ से फिर वो इशू शुरू होता है कि हाउ लड़कियों की एजुकेशन मेन स्ट्रीम एजेंडा ही नहीं है। तो मतलब एक एनेक्डोट से उन्होंने शुरू कर दिया। इसी तरह से आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आपको बहुत अलग अलग तरीके समझ आते हैं लिखने के। आप कोई न्यूज़पेपर को बस इसलिए नहीं पढ़ते कि ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ जाएगा, मेंस में आ जाएगा, आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का। अब यहाँ पे जब आप लिखते हो, आई एम होपिंग इस मॉड्यूल में मैं आपको कुछ नॉलेज तो दूंगा नहीं, वो तो हमारी अलग क्लासेस चलती हैं जीएस की, बट ऐसे में एक और चीज भी होती है भाई। कौन सा एग्जामिनर को पता होगा? इतने फैक्ट्स किसको ही पता होते हैं? देन पीपल टेंड टू राइट, लाइक पीपल जस्ट टेंड टू लाइक कुक थिंग्स अप। कोई नॉलेज अपनी वहीं पे क्रिएट कर दी कि रिसेंटली अ सर्वे वाज हेल्ड बाय दिस एंड दिस वाज द आउटकम। कौन सा सर्वे? क्यों नहीं पता होगा एग्जामिनर को यार? एग्जामिनर के पास में भी वही गूगल है, वो सर्च कर सकता है। सो लाइक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ वंस सेड दैट बिवेयर ऑफ फॉल्स नॉलेज, इट इज मोर डेंजरस देन इग्नोरेंस। एग्जाम में भी आप वो लिख के नहीं आओगे, क्योंकि एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट करता है कि सिविल सर्वेंट जो है वो फॉल्स नॉलेज नहीं ऐसे लिखता होगा यहाँ वहां पे। You are not supposed to incorporate data. You are not supposed to create quotations and जैसे गांधी जी अगर आज जिंदा होते बोलते यार इतनी सारी चीजें जो मैंने कभी बोली नहीं यार मेरे पे डाल देते हो तुम, ठीक, या ऐसा करके नीचे गांधी लिख दिया। एल्बर्ट आइंस्टाइन इसका क्विंटेसेंशियल एग्जांपल, ठीक। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कितनी स्टेटमेंट्स दे दी होंगी यार, बस करते हैं, ठीक, quotations, statements. So you don't incorporate data, don't attribute statements to people जो मतलब दैट यू आर नॉट श्योर अबाउट। इसका मैं आपको रिसेंटली एक थोड़ा सा पॉलिटिकल एग्जांपल देता हूँ, इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। रिसेंटली एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा था। वो मैसेज ये बोलता है कि हाई कमांड को ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसा बोला था दीनदयाल उपाध्याय जी ने। तो उस पर एक अभी टीवी डिबेट में चल रहा था, वो बोलते हैं कि अरे फेक न्यूज़ की ही बात चल रही थी, व्हाट्सएप्स की। तो उन्होंने बोला कि यार दीनदयाल उपाध्याय जी हाई कमांड वर्ड ही नहीं यूज़ करेंगे, ये कोई बात बन रही है? यू अंडरस्टैंड? तो व्हेन यू कुक अप स्टेटमेंट्स आउट देयर, कि मैं अभी एक बड़ी सही सी स्टेटमेंट बनाता हूँ एल्बर्ट आइंस्टाइन की, तो वो जो है एग्जामिनर को कहीं ना कहीं पकड़ में आ जाती है। आपको ये नहीं करना। सिमिलरली जो डेटा है, जो कोटेशंस है, वो जब आप लिखते भी हो वो कॉन्टेक्स्ट में होनी चाहिए। वो किसी वो आपके पॉइंट को जस्टिफाई करे, आपके व्यू पॉइंट को सपोर्ट करे। ये कोई डेटा नहीं होता कि हिंदुस्तान में इतने % भारतीय लेफ्ट हैंड से लिखते हैं और इतने % भारतीय राइट हैंड से लिखते हैं, जिसका कोई मतलब सेंस नहीं बन रहा है। सिमिलरली कोटेशन की एक बार मैं डिसाइड कर लूँ तो मैं खुद की भी नहीं सुनता, आगे सलमान खान लिखते हैं। मतलब पॉइंट, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, दैट लाइक यू शुड बी रीजनेबली एकेडमिक इन योर यूजेज ऑफ कोटेशन एंड यू नो इनकॉर्पोरेशन ऑफ डेटा एंड स्टडीज। होता क्या है ना, मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज वंस स्टूडेंट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एस्से, सबसे पहली किताब जो वो खरीदते हैं वो खरीदते हैं कोटेशंस की, और उसको याद कर रहे होते हैं बैठे कोटेशंस। दिस इज नॉट हाउ यू आर सपोज्ड टू इंप्रूव योर राइटिंग स्टाइल टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। अगेन मेरे हिसाब से तो आप कॉन्टेक्स्ट में कोटेशंस को पढ़ते हो और कॉन्टेक्स्ट में लिख के आते हो। एक और चीज,
यूपीएससी में बच्चे ऐसा नहीं करते। पंजाब पीसीएस 2018 में एक और चीज़ जो मैंने एसेज में पढ़ी थी, यार हर लैंग्वेज की अपनी कोटेशन होती है। आप दाल में कुछ काला है को देयर इज समथिंग ब्लैक इन लेंटिल नहीं कर सकते। आप कर क्या सकते हो, आप ये कर सकते हो कि आप लिख दोगे कि यार एक तमिल में कोटेशन है, जो भी तमिल के वर्ड्स हैं, और फिर आप उसको इंग्लिश ट्रांसलेशन लिख दो साथ में। या पंजाबी की कोई कहावत है, से मान लो आपको किसी भी इशू के ऊपर कुछ लिखना है पंजाबी में, तो आप पंजाबी की कहावत अगर लिख रहे हो, कोई कोटेशन लिख रहे हो, तो फिर आप उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन यहाँ पे लिख दो। दैट ट्रांसलेशन इटसेल्फ कैन नॉट बी योर कोटेशन। कि यार मैंने थोड़ा राइमिंग भी बना दी, थोड़ी कोटेशन भी बना दी, ऐसी बात नहीं है। क्रिएटिव वो तो है मेरे अंदर, राइटर, वो तो मैं यूपीएससी में आ गया। यू अंडरस्टैंड? तो बात आती है कि सर अगर डेटा इनकॉर्पोरेट नहीं करना, फॉल्स इंफॉर्मेशन फालतू की यहाँ वहाँ से बना के नहीं लिखनी, स्टेटमेंट्स कोटेशंस भी तभी लिखनी है जब हम श्योर हैं इस बात को लेके कि हाँ ये स्टेटमेंट ट्रू है या ये कोटेशन ट्रू है। इस सिचुएशन में अगर बाई चांस ऐसा हो जाए कि मेरे पास में शॉर्टेज ऑफ मटेरियल है, इवन इफ यू हैव शॉर्टेज ऑफ मटेरियल, पहले तो आपको टॉपिक ही वो पिक करना चाहिए था जो आपकी पसंद का था, जिसमें हम बात करेंगे अभी नेक्स्ट सब्सिक्वेंट क्लासेस में। सबसे पहले तो आपको टॉपिक ही वो पिक करना चाहिए था जो आप जिसके ऊपर आप सफिशिएंटली लिख सकते हो, और आपको एक स्ट्रक्चर बनाना चाहिए था। उसको भी हम बताएंगे कैसे बनाना है इन सब्सिक्वेंट क्लासेस। बट इफ यू हैव शॉर्टेज ऑफ मटेरियल, इवन देन it is better to elaborate on what you know rather than writing factually incorrect content. जितना आता है उसके ऊपर ज़्यादा अच्छे से elaborate करके और इंसिस्ट करो इनकरेक्ट कुछ नहीं लिख के आना ऐसे में। क्लियर? अब बात आती है कि ठीक है, पहली तो चीज़ समझ आ गई कि हमें रीडिंग बेस बढ़ाना है। आप लोगों को क्या करना है, ये पहली क्वालिटी, ताकि आपके ऐसे में दिखे कि जो बंदा ऐसे लिख रहा है वो वेल रेड है। आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है। हमें क्या करना है, हम आपको सारा का सारा मीन्स करवा ही रहे हैं, उसके थ्रू आपके पास नॉलेज आएगी। सेकंड जो क्वालिटी आपके एस्से में निकल के आनी चाहिए वो है इंटेग्रिटी। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? यार व्हेन आई से कि इंटेग्रिटी, मेरा मतलब है कि सिविल सर्वेंट मस्ट बी ड्रिवन बाय आइडियलिज्म टू सर्व द नेशन। अब ना अगर आप 22 साल के हो और 23 साल के हो, या इवन 26 साल 27 साल, जो भी आप, यू आर इन योर मिड 20s, और आपकी बातों से और आपकी आपके राइटिंग स्टाइल में तो आपकी पर्सनैलिटी निकल के आनी ही आनी है। उससे अगर सिनिसिज्म निकल रहा है कि यार बस सब बेकार है, ठीक, और या फिर यार बस जॉब लग जाए, बढ़िया सी पूरे मजे करेंगे, आई एम इन इट फॉर प्रिविलेजेस एंड पावर, दैट इज नॉट अ राइट एटीट्यूड। ये आइडियलिज्म अपने अंदर एटलीस्ट जिंदा रखना होता है कि मैं सर्विसेज में आ रहा हूँ। ऑफ कोर्स इट विल लाइक गिव मी गुड सक्सेस की फीलिंग आएगी मेरे अंदर की, दैट आई हैव अमाउंटेड टू समथिंग। ऑफ कोर्स इट विल गिव मी जॉब सिक्योरिटी मिलेगी मुझे, सेंस ऑफ बिलोंगिंग भी आएगी, दैट आई बिलोंग नाउ, मैं सर्विसेज में हूँ, आई वर्क फॉर द स्टेट। वो सब चीजें इंटैक्ट है अपनी जगह, बट you should be driven by idealism to serve the nation rather than joining civil services to enjoy power, perks and privileges. तो वो निकल के आता है। Hence, I am giving you this example 2018 में यूपीएससी ने ये चीज टेस्ट की है। स्टेट सर्विसेज भी कर सकती हैं, करती हैं। ये ऐसे देखो, इन पे हम बात करेंगे सब्सिक्वेंट क्लासेस में। कस्टमरी मोरालिटी कैन नॉट बी अ गाइड टू मॉडर्न लाइफ। मेरे हिसाब से मैं मोरालिटी चेक करता हूँ मौके के हिसाब से। अ पीपल दैट वैल्यू इट्स प्रिविलेजेस अबव इट्स प्रिंसिपल्स loses both and reality does not conform to the ideal but confirms it। ये रियल लाइफ यूपीएससी के एसेज हैं। तो आपको समझ आ रहा है कि सबसे पहले क्या है कि मेरी जो राइटिंग स्टाइल है उसमें एक बडिंग सिविल सर्वेंट आना चाहिए, और वो फेक नहीं करना होता। फेक किया वो भी पता लग जाता है किसी के भी उसमें कि हाँ मैं तो अपना खून भी दे दूंगा और जान भी दे दूंगा। आपको क्या करना है, जेन्युइनली उस चीज को, इस वैल्यू को वैसे भी इनकलकेट करना है। वाई आर इन सिविल सर्विसेज? बिकॉज इट गिव्स यू गुड सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी मिलती है, आपको सेंस ऑफ सक्सेस आती है, आपको यू फील दैट यू अमाउंटेड टू समथिंग, आपके पेरेंट्स भी प्राउड फील करते हैं। वो सब रीजंस हैं, जेन्युइन रीजंस हैं, इसमें बुराई क्या है। बट एट द सेम टाइम यू वांट टू वर्क फॉर द पीपल, आप थोड़ा सा वहां पे काम करना चाहते हो वेयर यू कैन रीच द मासेस। अब सिंपल सी बात है कि पब्लिक पॉलिसी है, ऑफिसर्स ही चलाएंगे तो आपको मौका मिलेगा। क्लियर?
नेक्स्ट जो एक चीज आपके एस्से में निकल के आनी चाहिए वो आनी चाहिए फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ सिविल सर्विसेज। अब मान लो कोविड से रिलेटेड ही आपको कोई एस्से आ जाता है, उसके एस्से को पढ़ के एनी गुड एग्जामिनर कैन टेल कि ये बंदा सिटीजन्स को, जो कंट्री के आम नागरिक हैं, उनको सिटीजन्स की तरह लेता है या सब्जेक्ट्स की तरह लेता है। सब्जेक्ट्स, ये थोड़ा जोर लगा के बोला जाता है ना, सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट तो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी होता है। सब्जेक्ट होता है जो किंगडम के अंदर होता है, कि एक राजा होता है भाई और एक होती है उसकी प्रजा। सिटीजन्स कौन होते हैं? जिनके पास राइट्स होती हैं। ये असली लोग हैं जो वेलफेयर स्टेट में होते हैं, लोग सरकार बनाते हैं। तो अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि यार कोई मरता है मरे, नॉट लाइक आप ऐसा तो कभी भी नहीं बोलोगे, बट आपके व्यू पॉइंट से साफ ऐसा लग रहा है कि यू हैव जीरो कंसिडरेशन फॉर सो मेनी ऑफ आर यू नो को नेशनल्स जो मर जाएंगे यार आपके सोल्यूशन से, या बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइज हो जाएंगे, और आपको उनके लिए कोई कंसिडरेशन नहीं दिख रही आपके एसेज में। तो क्लियरली यू ट्रीट इंडियंस जो लोग हैं सब्जेक्ट्स एंड नॉट एज सिटीजन्स। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी नहीं है कि आप कुछ प्रैक्टिकल बात ही नहीं कर सकते, वो भी रहेगा। तो यही तो है फिर सारा एक सिविल सर्विसेज का ऐसे का चैलेंज ही है, दैट यू sound practical without sounding arrogant. You sound as if you want to serve, you know, and not sounding as if you want to rule. उस तरीके से impartiality आपके एस्से में दिखनी चाहिए। पॉलिटिकल नेचर का एस्से है, even so much so कि से फिस्कल फेडरलिज्म का एस्से है, फिस्कल फेडरलिज्म या फेडरलिज्म का ही एस्से। एक फेडरलिज्म का एस्से ऐसा लिखा जा सकता है which can make India sound an empire, कि यार ये कोई देश नहीं है, ये एम्पायर है। और उस एस्से में एक भी ऐसी बात नहीं लिखी होगी जो फैक्चुअली इनकरेक्ट होगी। बट डोंट यू थिंक कि वो इम्पार्शियल एस्से ही नहीं हुआ, वो सिर्फ स्टेट्स का ही पर्सपेक्टिव लिख रहा है, वो सेंटर का पर्सपेक्टिव तो उस एस्से में मिसिंग ही नहीं है। आई कैन राइट एन एस्से, इतने सारे उसमें मैं पॉइंट्स लिख दूं कि यार ऑल इंडिया सर्विसेज क्या कर रही हैं आपकी, स्टेट्स अपनी सर्विसेज रखेंगी। मैं इससे लिख दूं केसी वीर से भी ज्यादा मैं बता दूं कि ये तो जी मतलब क्वाजी फेडरल भी नहीं है, सूडो फेडरल है। क्या कर रही है आपके गवर्नर क्यों है भाई, और गवर्नर ऐसे ऊपर से क्यों आता है, ये आफ्सपा क्यों लगता है हमारी कंट्री में? क्लियर? अरे राज्यसभा में सबके पास बराबर सीट्स क्यों नहीं है? एंड ऐसे मैं नेवर एंडिंग लिस्ट दे दूं, व्हाई डू यू हैव मोर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, व्हाई देयर हैव बीन सो मेनी केसेस ऑफ प्रेसिडेंशियल रूल इन इंडिया। इस तरह से मैं इतने सारे पॉइंट्स लिख दूं जस्टिफाइंग एज वेल कि हाँ इंडिया में कोई फेडरलिज्म ही नहीं है, और फैक्चुअली भी करेक्ट हो। तो ये नहीं होता। लेकिन आप तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, आपको समझना है कि यूनियन की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, स्टेट्स की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। यूनियन और स्टेट्स को हार्मनी में चलना होता है, उसमें कभी यूनियन को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कभी स्टेट्स को ऐसा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, बट दैट्स हाउ अ नेशन ऑफ दिस साइज एंड स्टेचर इज गवर्न्ड। तो इम्पार्शियलिटी, नॉट ओनली पॉलिटिकल इम्पार्शियलिटी, वो हर चीज में आपकी दिखनी चाहिए। कास्ट इम्पार्शियलिटी, रीजन इम्पार्शियलिटी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर स्टाइल इम्पार्शियलिटी एंड सो ऑन। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी तो है ही है। सिमिलरली ऑब्जेक्टिविटी, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। ये आपके एस्से में निकल के आना चाहिए। आप के पर्सनल प्रेफरेंसेस एंड बायसेस से आप हर एक चीज को, ये अब आप जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, बिकॉज दिस क्लासेस आर आल्सो गोइंग टू बी प्राइमरीली फॉर पंजाब पीसीएस एस्से। पंजाब में हम लोगों ने, आई एम लाइक अर्ली 20s मिड 20s बॉर्न, थोड़ा कम, और 70s और 60s वालों ने थोड़ा ज्यादा। 80s में 90s में बहुत डार्क टाइम्स रहे हैं पंजाब में, टेररिज्म के टाइम्स पे कितनी सारी प्रॉब्लम रही है, वायलेंस रहा है स्टेट में, बहुत स्ट्रगल किया है। नाउ थिंक अबाउट इट, यही जो टेररिज्म का इशू है पंजाब का, ये मैंने पहन ली ग्लासेस एक टेररिस्ट की। अब मैं सारी चीज को अलग तरीके से दिखा सकता हूँ। इसको उतारा, ये मैंने ग्लासेस पहन ली पंजाब पुलिस के उस समय के टॉप कॉप्स की। अब मैं सारी सिचुएशन को अलग तरीके से पेश कर सकता हूँ। इसको उतारा, ये मैंने ग्लासेस पहन ली एक ऑर्डिनरी सिटीजन की जो ना टेररिस्ट था,
या उनसे सिंपैथाइज करता था, ना पुलिस की तरफ ही था। ही वॉज जस्ट माइंडिंग हिज ओन बिजनेस, बट किसी कारण से वो इस तरफ या उस तरफ फंस गया। उसका एक अपना पर्सपेक्टिव होगा। इंडिया, इंदिरा गांधी, जिसको अंगामी फिजो से लेके, नागालैंड से लेके ऑल द वे टू गुजरात एंड ऑल द वे टू ऊपर से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी मैनेज करना है, उसका एक अपना पर्सपेक्टिव रहा होगा कि यार पंजाब में क्या चल रहा है। पाकिस्तान, जिनको ये लग रहा है कि अभी 71 में हमें 2 हिस्से करके हटे हैं, अब हम बताते हैं इन्हें पंजाब में, उनका एक अपना रहता है। तो कहने का मेरा पॉइंट क्या है कि जब हम ऐसे लिखते हैं किसी भी इशू के ऊपर, तो ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि पर्सन ने बस एक ग्लासेस पहने हुए हैं और वो उसी रंग का ही उसको सब कुछ दिख रहा है। सब कुछ सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव से लिखा जा रहा है या कैपिटलिस्ट पर्सपेक्टिव से लिखा जा रहा है, फ्री मार्केट इकोनॉमी एंड सो ऑन। यू अंडरस्टैंड? देन वी हैव टॉक्ड अबाउट इट अर्लियर एज वेल, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। ये तो आपके अंदर होना भी चाहिए। लोग जो हैं, वंस यू विल गेट इनटू द सर्विसेज, लोग बहुत उम्मीद करके, बहुत आस करके, लोग बहुत परेशान होते हैं, तब वो आते हैं अपना काम छोड़ के कि कोई ऑफिसर मेरे को, हमें ये जो है ना, फ्रॉम बर्थ सर्टिफिकेट टू डेथ सर्टिफिकेट, जो एक टिपिकल सिटीजन की लाइफ है उसमें वो आपको बहुत ज़्यादा बार बार उसको वो आपको अप्रोच करेंगे, तो आपको थोड़ा सा सर्विस के भाव से उनके साथ में पेश आना है, वो आपकी पर्सनैलिटी का ट्रेट हो। टॉलरेंस एंड कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन, ये सब निकल के आना चाहिए। अब ये तो हो गई एक चीज। एक और चीज जो मैंने यूजुअली मतलब कम बच्चों के ऐसे में देखी है, पर देखी है, इसलिए आई वांटेड टू डिस्कस दिस एज वेल। हमारी कंट्री का एक कॉन्स्टिट्यूशन है। मैंने आपको पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ाते हुए एक चीज बोली थी, वो ये बोली थी कि लेट्स टेक हमारी कंट्री में या हमारी कंट्री क्या, फॉर दैट मैटर किसी भी कंट्री में एक किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर कितने सारे लॉज अप्लाई हो रहे होते हैं, जैसे कि कस्टम्स, पुराने रीति रिवाज, जैसे कि रिलीजन के एक अपने लॉज हमारे ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, कस्टम्स के हमारे ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, सिमिलरली नेचुरल राइट्स, नेचुरल लॉज। उसमें आफ्टर द एडवेंट ऑफ दिस होल मॉडर्न नेशन स्टेट आइडिया, आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, और जैसे आज पूरी दुनिया में हमने स्टेट्स बना रखी हैं, सर्वोपरि तो भाई पॉजिटिव लॉ है, देश का लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है तो आप सिविल सर्वेंट हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है तो सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव्स हैं और आप लोग हो। यू मस्ट शो लॉयल्टी टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन। और ऐसा भी नहीं है, ऑन अ डिफरेंट नोट, ऐसा भी नहीं है कि जितने ब्यूटीफुली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फिलॉसफीज लिखी हुई हैं कि आपको अपने दिल पे पत्थर रख के ये करना पड़ेगा कि यार ये क्या बात बनी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑटोमेटिकली इतनी ब्यूटीफुल आइडियाज की बात करता है जो अदरवाइज भी यू शुड हैव लॉयल्टी टुवर्ड्स इट। वुडंट यू वांट जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी अमंग ऑल? Wouldn't you want India to be a sovereign, socialist, secular, democratic republic? Everybody would want, like for themselves and for others as well, the expression, the freedom of thought, expression, belief, faith and so on. तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई, जिसको बोलते हैं ना कि कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि यार लॉयल्टी टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन के चक्कर में मेरे को ना अंदर ही अंदर बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बट वो आपके ऐसे में रिफ्लेक्ट होना चाहिए दैट यस यू हैव अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। अब इसके बाद जो पॉइंट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके एसे राइटिंग में क्लियरली निकल के आना चाहिए, दैट इज क्लैरिटी ऑफ थॉट। नाउ क्लैरिटी ऑफ थॉट का मतलब आपको थोड़ा सा समझना है। कोई भी इशू, जैसे मतलब बच्चे आते हैं हमारे पास, सर पिछली बार यहाँ का ये वाला मेंस लिखा था, ऐसे में नंबर नहीं आए, या ये वाला टॉपिक लिखा था इसमें नंबर नहीं आए। क्या लिख के आए थे सर? सब सारे मेरिट्स भी लिख के आए थे, सब डीमेरिट, सब फायदे नुकसान सब लिखाए थे, सब कर दिया। ठीक, ऐसे नहीं होता है। देयर इज मोर टू क्लैरिटी ऑफ थॉट than merely discussing about the merits or demerits of any decision। यार ये तो कोई भी कर देगा, इसमें फिर सिविल सर्वेंट वाली क्या क्वालिटी हुई? किसी भी पर्सन को, कोई रिपोर्टर, कोई जर्नलिस्ट, कोई एडवोकेट, कोई भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा पर्सन किसी भी एक चीज के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स बता देगा। इसमें आप पत्थर नहीं, आपने क्या है, पहाड़ नहीं तोड़ा है।
डिफिकल्ट क्या है कि ट्रिकी सिचुएशंस हैं, जैसे कि हमारा फार्म बिल के जो चल रहे हैं 3 इश्यूज। डिफिकल्ट सिचुएशंस में आप ये तो देखती हो कि मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है, बट you also learn to take a practical workable stand in favor of the nation and in the public interest। मेरिट्स और डीमेरिट्स में बात खत्म कर देना ये तो कोई भी कर लेगा, लेकिन इसके बाद में एक ऐसा स्टैंड लेना जो प्रैक्टिकल तो है बट प्रैक्टिकल है, वर्केबल भी है, और लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में, देश हित में, अंत्योदय वाले जो पर्सन जो एंड में जो बिल्कुल मार्जिनलाइज्ड है उनको सपोर्ट करेगा। आपके आंसर्स में, आपके एसेज में कोई कंफ्यूजन, कोई एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए। डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स देना एक बात होती है। मैं कोई भी इशू उठा लो, आप लो लिबर्टी का इशू, लिबर्टी के इशू पे मार्क्सिस्ट अपने हिसाब से बोलेंगे कि लिबर्टी कुछ होती नहीं भाई, आइडिया तो फ्रीडम है, लिबर्टी के नाम पे एक्सप्लॉयटेशन होती है। क्लासिकल लिबरल्स अपने हिसाब से बोलेंगे कि लिबर्टी होनी चाहिए। सोशलिस्ट लिबरल अपने हिसाब से बोलेंगे कि नहीं नहीं वेलफेयर स्टेट होनी चाहिए। नियो लिबरल अपने हिसाब से बोलेंगे कि मैक्सिमम लिबर्टी होनी चाहिए, हम तो बोलेंगे एब्सोल्यूट लिबर्टी कर दो। लेकिन ये आप पर्सपेक्टिव दे आए, गांधी जी का भी पर्सपेक्टिव दे आए लिबर्टी पे, आप कम्युनिटेरियनिज्म होना चाहिए, कोऑपरेशन होनी चाहिए। इसी तरह से आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स दे रहे हो, वो एक चीज है, बट उसके बाद आपके आंसर में आप क्या बोलना चाह रहे हो उसमें भी अगर कंफ्यूजन या एम्बिग्युइटी है ना, मजा नहीं है फिर। हैविंग सेड दैट, जब आप बोलोगे ना कि इस तरह से डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के बाद हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमारी सोसाइटी आज जहां पे खड़ी है, आज 2021 में, अकॉर्डिंग टू अस, अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन, द मोस्ट प्रैक्टिकल workable stand is this to the best of my limited knowledge, humble knowledge, modest knowledge। ठीक, so giving diverse viewpoints but unambiguous solution of the problem with justifiable reasons कि ये मेरे पास 4 ऑप्शंस थी, ये 4 ऑप्शंस मेरे पास में थी, ये पॉजिटिव्स हैं, ये नेगेटिव्स हैं, इसमें ये वाला स्टैंड एक वो कुछ आप नया भी निकाल सकते हो उन्हीं में से, ये वाला स्टैंड बेटर लग रहा है बिकॉज, एंड देन यू शुड हैव सफिशिएंट जस्टिफिकेशन विच इज साउंडिंग रैशनल टू द आर्म लेंथ डिस्टेंस पर्सन पे। एक आपने जस्टिफिकेशन दी, एक तीसरे बंदे को वो रीजनेबल साउंड कर रही है, हो सकता है उसको आपका सोल्यूशन ना भी पसंद आए, पर वो आपके मार्क्स काटने की उसकी लाइक्लीहुड कम हो जाती है कि ठीक है भाई, अब इस बच्चे का भी एक अपना पर्सपेक्टिव है, बट एटलीस्ट उसने कुछ लिखा तो है। क्लियर? अब क्लैरिटी ऑफ थॉट पे हम बहुत ज्यादा काम करेंगे, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि उससे आप देखोगे आपकी ओवरऑल जीएस की आंसर राइटिंग भी बहुत अच्छी होगी। नेक्स्ट आता है आपका राइटिंग स्किल्स। ये क्वालिटी है जो आपके अंदर होनी चाहिए अगर आप पेपर देना चाहते हैं। इसके लिए मैं आपसे एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। अभी कुछ महीने पहले पंजाब में इलेक्शंस हुए थे, या आई थिंक, या तो एक मैसेज आता होता है आपको कि कास्ट योर वोट। तो पहले मैसेज ऐसे आया, कास्ट योर वोट। अब ये देखो, कास्ट योर वोट, ये तो जाति हो गई। कास्ट, द वर्ड कास्ट इज कमिंग फ्रॉम अ पोर्चुगीज वर्ड कास्टा। ठीक, ये कास्ट नहीं है। फिर उन्होंने दूसरा मैसेज भेजा, कास्ट योर वोट। तो यहां पे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। फिर आया कास्ट योर वोट। नाउ थिंक अबाउट इट, कितना ही एम्बैरेसिंग हो सकता है। आई डोंट रिमेंबर विच स्टेट इट वाज बिकॉज आई लिव इन लाइक पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़। तो यहाँ पे आई डोंट रिमेंबर विच कौन सी स्टेट से आया, बट द पॉइंट इज दिस कि कितना एम्बैरेसिंग हुआ होगा। अब आप लोग हो, ब्यूरोक्रेट्स बनोगे, यू विल बी राइटिंग orders, you will be receiving orders in return, everything will be, most of the things will be legal in nature। उसमें जो आपका राइटिंग स्टाइल है, जो आपका डिसीजन, जो इम्प्लीमेंटेशंस होंगी वो रिटर्न ऑर्डर्स के थ्रू होंगी। तो उसमें 2-3 चीजों का आपने ध्यान रखना है राइटिंग स्किल्स में। पहला, आप ग्रामेटिकली करेक्ट चीजें लिखेंगे अपने एसे में। अब इसमें भी एक चीज है, आपको इसके लिए कुछ स्पेशल नहीं करना है।
अनु मैम आपको इंग्लिश के लिए पढ़ाएंगे, आपके पंजाब पीसीएस में इंग्लिश भी 100 मार्क्स की आएगी, 50 मार्क्स की ग्रामर और 50 मार्क्स का आपका अदर कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रेस राइटिंग एंड ऑल दैट। जो मैम आपको करवाएंगे आप उसको अच्छे से करोगे और उसको आप अपने एसेस में इंप्लीमेंट करोगे। अब इसमें ऐसा नहीं है आपको ग्रामर नाजी बनने की जरूरत नहीं है, बट एनोइंग नहीं होना चाहिए आपका राइटिंग स्टाइल। आई रिपीट, ग्रामर नाजी बनने की जरूरत नहीं है, बट यू शुड राइट क्लियर, लाइक यू नो, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस, नंबर 1। दूसरी चीज यार, एक हमेशा बच्चों को ये थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है कि किस लेवल की इंग्लिश लिखनी है, कौन से लेवल की इंग्लिश एग्जिस्ट करती है, पहली बात तो ये है। बट अदरवाइज मैं एक थंब रूल देता होता हूँ, जिसको समझ आए पसंद आए वो रख सकता है। जब आप अपना लाइफ में ऑप्शनल लिख रहे होते हो, से पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल, हिस्ट्री ऑप्शनल, ज्योग्राफी ऑप्शनल, आई वुड सजेस्ट कि जितने एक लैंग्वेज में इग्नू के नोट्स लिखे होते हैं, इस लेवल की इंग्लिश मोर देन सफिशिएंट है ऑप्शनल में। जब आप एस्से लिख रहे हो, जितने लेवल के आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पंजाब में हो आप, इवन द ट्रिब्यून फॉर दैट मैटर, बस इतने लेवल की आपको इंग्लिश लिखनी है। वहां पे आपको ऐसे ऐसे वर्ड्स ढूंढ के लिखने की जरूरत नहीं है ऐसे में कि एग्जामिनर को लगे कि यार इस बच्चे को पक्का शशि थरूर ने ट्रेनिंग करवाई है। आपको ऐसा भी लिखने की जरूरत नहीं है कि एग्जामिनर को ना पढ़ के ही मजा नहीं आ रहा, उसको लग रहा है कि फ्लो ही नहीं बन रहा है, इसको तो अभी बेसिक से लिखना ही नहीं आ रहा है, ये कैसे ब्यूरोक्रेसी में काम करेगा। यू अंडरस्टैंड? तो राइटिंग स्किल्स के ऊपर हम वैसे भी काम करेंगे, जो अदरवाइज स्किल्स की बात है। बेसिक इंग्लिश जो आपको अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है वो आप उस मॉड्यूल के थ्रू कर लेना। ऐसी छोटी छोटी गलतियां हमें नहीं चलेंगी। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके एस्से में होनी चाहिए एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन। आप खुद सोचो, एक कोई चीज, आप 2 चीजें आप खरीदने जाते हैं, एक चीज थोड़ी बेटर पैक्ड है, आपको देख के ऐसे नहीं लग रहा कि यार ये यूज्ड सी है, ये फटी सी है। बुक भी थोड़ी, उसी बुक के अंदर से आप 2 खरीदने चले गए, आप दत्त एंड सुंदरम की इकोनॉमी की बुक्स, एक थोड़ा सा फटी हुई है, एक थोड़ी सी साफ है, वही कंटेंट सबके अंदर लिखा हुआ है। वी नो विच वन यू वुड प्रेफर, ठीक? या फिर अदरवाइज जो फटी आप सस्ते में लोगे। पॉइंट बीइंग, पैकेजिंग, प्रेजेंटेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट इफ नॉट मोर। तो व्हाट डू आई मीन बाय प्रेजेंटेशन? पहली चीज, यू शुड राइट क्लियर एंड इन लेजिबल फॉन्ट। बिल्कुल इतनी कीड़ियां से भी नहीं लिखनी होती, और ये भी नहीं है कि इतना मोटा मोटा लिख दिया कि एज इफ एग्जामिनर ऑफेंड हो जाए कि यार कहीं मैं अंधा थोड़ी हूं। एक रीजनेबल फॉन्ट साइज, प्रॉपर एक लाइन में एक स्टाइल होता है लिखने का, कि एक लाइन में अगर आपके इतने वर्ड्स हैं, ये नहीं किसी लाइन में 3 वर्ड्स हैं फिर एक में पूरे घुसा दिए। ये बेसिक सी चीजें हैं जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे भी करते हैं। हैंड राइटिंग आपकी नॉर्मल हो, अच्छी पढ़ी जाने वाली हो, साफ हो, अगर बहुत अच्छी है तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकें। लेकिन अगर खराब है तो आप उसके ऊपर काम कीजिए, और वो लिख के ही होंगी। तो क्लियर एंड लेजिबल हैंड राइटिंग होनी चाहिए आपकी। अप्रोप्रिएट कोटेशंस डेफिनेटली आपके आंसर को हेल्प करती हैं। एनेक्डोट्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ ग्रेट लीडर्स, बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनके कितने सारे किस्से होते हैं। अगर आप पंजाब पीसीएस के एसेस लिख रहे हैं तो गुरु नानक देव जी की ही लाइफ की इतनी सारी स्टोरीज हैं छोटी छोटी, जो बहुत ज्यादा फिट होती हैं। ठीक, जैसे हमने छोटे होते 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ी थी गुरु नानक देव जी की एक स्टोरी, वो वस दे रहो होते उजड़ जाओ वाली। एक गांव में जाते हैं जहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे होते हैं, तो वो उनको बोलते हैं कि आप सब उजड़ जाओ। और एक गांव में जाते हैं जहाँ पे सब लोग होते हैं बहुत बुरे होते हैं, तो वो बोलते हैं कि आप सब बसे रहो यहीं पे। तो अब सुनने में तो बहुत विरोधाभासी चीज लगती है, कॉन्ट्राडिक्टरी, पर उनका मतलब क्या था कि यार वो लोग जो बहुत अच्छे हैं, अगर ये 100 जगह फैलेंगे तो अच्छा ही फैलाएंगे, और वो लोग जो बुरे हैं ये बस यहीं पे कंटेन्ड रहे, मतलब कि तुम कहीं पे भी ना आ जाओ। इस तरह की छोटी छोटी सी एनेक्डोट्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। अगेन 13 ही 13 गुरु नानक देव जी का एक और वो है। ठीक, सिमिलरली थिंकर्स के व्यूज, सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, पाइथागोरस ने थ्योरी ऑफ वो दी थी ना, मेटल एंड ऑल दैट। तो पाइथागोरस, एरिस्टोटल, हमारे यहाँ पे इतने थिंकर्स हुए हैं, सेंट ऑगस्टीन एंड देन सो ऑन। इन सब की आइडियाज, कहीं पे कोई छोटा सा एक्सपेरिमेंट हुआ हो कि कोल्ड वॉर के टाइम पे रूस ने ये एक्सपेरिमेंट किया था और उससे ये स्टडी निकल के आई थी, अब वो जेन्युइन होनी चाहिए।
एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, ठीक। वो वाली चीजें आप देते हुए आप अपने प्रेजेंटेशन ऐसी कर सकते हो ऐसे कि एक तो वो देख के एग्जामिनर का पढ़ने का मन कर रहा है कि हाँ ये बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है ये पढ़ने के लिए कि ये लिखा क्या, अच्छा व्हेन लिखा है, WHEN, सिंपल उसको एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है एग्जामिनर को, नंबर 1। दूसरी चीज क्या है, उसको फ्लो भी बन रहा है, जिसपे हम काम करेंगे सब्सिक्वेंट क्लासेस में। देन डेटा इन प्रेजेंटेबल फॉर्मेट, sometimes like figures and diagrams, they can present really complex ideas in the simplest manner. Feel free to use them, but again ये जो आप चीजें यूज करोगे, figures, diagrams, they should be supporting your essay, they can't be the essay. आपका राइटिंग स्टाइल तो आपने दिखाना ही है कि यार ये मेरा राइटिंग स्टाइल है, ये नहीं है कि बस ये मैंने माइंड मैप बना के दे दिया है, एग्जामिनर अपने आप से डिकोड करता रहे, ठीक। And last but not the least, keep one thing in mind that writing is an exploration. You start from nothing and you learn as you go. तो आप हमारे जितने मर्जी लेक्चर्स देख लीजिए, 100 बातें आप मुझे बोल दीजिए, 100 बातें मैं बोल देता हूँ, जब तक आप लिखते नहीं, जैसा कि E.L. डॉक्टरोव ने बोला था कि राइटिंग इज एन एक्सप्लोरेशन, ये एक जर्नी है। जब आप लिखते हो आप खुद को डिस्कवर करते हो कि मैं हूँ कौन, मैं हूँ क्या। सो यू स्टार्ट फ्रॉम नथिंग एंड यू लर्न एज यू गो। तो आप अब लिखना शुरू कीजिए, हर हफ्ते एक ऐसे लिखिए, हम आपको टॉपिक्स देंगे, धीरे आप 2-3 महीने में देखना कि आपको बहुत एडवांटेज होगी। बाकी ये सब्सिक्वेंट क्लासेस आती रहेंगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर Punjab PCS mains, and those of you who are going to write UPSC mains soon, I wish you all the best too. Take care.